बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का ये टॉपिक है। आज हमारी क्लास का एपिसोड नंबर 2 है। इस एपिसोड नंबर 2 में हमारे पास एक सवाल आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ। इसके 5 सवाल हम एपिसोड नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सवाल हमारे पास कुछ डेरिवेशन टाइप का है, कुछ रीज़न टाइप का है। सर क्लास देख लीजिएगा कि लिखा हुआ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के स्मॉल जी और कैपिटल जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा इफ़ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 4 टाइम्स, कि अगर मास ऑफ अर्थ को 4 टाइम कर दिया जाए एंड इट्स रेडियस रिमेन द सेम, और रेडियस को यहाँ पर सेम रखा जाए। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्लास यहाँ पर हम यह देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डेटा के अंदर ये लिया कि m डैश इज़ इक्वल टू 4me। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इफ़ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 4 टाइम्स, इसके लिए मैंने क्या लिखा, m डैश इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई me 4 टाइम्स के लिए। और इन्होंने आगे लिखा हुआ रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो रिमेन सेम है। तो r डैश इज़ इक्वल टू मैंने r ही ले लिया कि जो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। फिर फाइंड करना है हमें जी डैश की वैल्यू और कैपिटल जी की वैल्यू के क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस इज़ गिवन बाय, जो कि हम पहले भी करके आ चुके हैं, जी ई इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। और इसके बाद अगर हमने यहाँ पर लिखना है जो जी डैश की वैल्यू पता करनी है, उसके लिए मैंने लिखा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन मास ऑफ अर्थ चेंज्ड इज़ गिवन बाय, कि अगर मास ऑफ अर्थ कुछ चेंज हो जाता है तो उसकी ग्रेविटेशन हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखें सिंपली मैंने ये किया है कि जी ई की जगह पर जी डैश लगा दिया, जी सेम रहता है, एम डैश डिवाइडेड बाय आर डैश लिख दिया। डैश का मतलब है हम कोई और जो इन्होंने दी है मास ऑफ अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशन निकालने जा रहे हैं। तो क्लास इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करवा लेते हैं। जी डैश इज़ इक्वल टू जी एज इट इज़ रहेगा, और ये जो एम डैश है इसकी वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है 4me। तो हम एम डैश की जगह पर सिंपली लिख देंगे 4me, और आर डैश की जगह पर हमने पुट कर देना है, आर डैश की वैल्यू सिंपल re है, तो हमने यहाँ पर हमने लिख देना है आर स्क्वायर, re का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, सॉरी ये मैंने भूल गया था स्क्वायर लगाना, तो ये re स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बन के आएगी बात कि जी डैश इज़ इक्वल्स टू 4 को साइड पे कर दें, फिर आएगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। प्लस आपको ये बात तो पहले से ही पता है कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर जो है वो बराबर होता है जी ई के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जी डैश इज़ इक्वल्स टू 4 जी ई, 4 का 4 एज इट इज़ आ गया और इसकी जगह मैंने जी ई लगा दिया। तो इस बात से हमें यहाँ पर ये बात प्रूफ होती है कि अगर मास ऑफ अर्थ को 4 टाइम्स कर दिया जाए तो जो ग्रेविटी है वो भी 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर एक और बात लेके चलनी थी, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऊपर। हम यहाँ पे लिखेंगे द यूनिवर्सल constant of gravitation is not changed, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता, विच इज़ इंडिपेंडेंट टू मास ऑफ which is independent to mass of अर्थ। यानी मास ऑफ अर्थ के बढ़ जाने से कैपिटल जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है। तो क्लास ये एक रीज़न टाइप का क्वेश्चन था, तो अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है तो हमें बिल्कुल इसी तरह से डिटो कॉपी यहाँ पर करना होता है। मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एम डैश की वैल्यू हमने 4me ली थी और आर डैश की वैल्यू हमने re ले लिया था। फिर जी डैश हमें पता करना है और जी की वैल्यू पता करनी है। हमने सबसे पहले जी ई की वैल्यू बताई क्या होती है, फिर उसके बाद हमने जी डैश को हमने यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज किया, वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर हमने साइड पर यहाँ पर 4 लिख दिया और इसकी जगह पर जी ई की वैल्यू पुट करवा दी।
ये तो इसका एक पहला जवाब हो गया। फिर उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऊपर मैंने लिखा है कि ये जो है वो चेंज नहीं होता, मास के इंडिपेंडेंट होता है, कि अगर उसको चेंज भी कर दिया जाए तो जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्लास से हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो इस टॉपिक के ऊपर है, अपेरेंट वेटलेसनेस के ऊपर, जिसका फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं W डैश इज़ इक्वल्स टू W प्लस MA। जबकि यहाँ पर अपेरेंट वेटलेसनेस के लिए दो केसेस होते हैं, या तो आपके पास उसमें एलिवेटर जो है मूव अपवर्ड करेगा या डिसेंड्स करेगा, या मूव डाउनवर्ड करेगा। इस टॉपिक का मकसद यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ कि इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ होती है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एलिवेटर है, एलिवेटर यानी एक लिफ्ट है। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी अगर वो डाउनवर्ड सिचुएशन में है, तो हम वहाँ पर अपेरेंट वेट के लिए W डैश इज इक्वल्स टू W माइनस MA फॉर्मूला लगाएंगे। अगर लिखा होगा कि आपकी लिफ्ट या आपकी एलिवेटर नीचे की तरफ आ रही है, और अगर वही एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है, या उसको डिसेंड्स भी बोल देंगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा W डैश इज इक्वल्स टू W प्लस MA। मैं अभी आपको सवालात इसके करवाता हूँ ताकि आपको इसके बारे में और तरीक़ेकार से समझ में आ जाए। जहाँ पर यहाँ पर W का मतलब क्लास वेट होगा। W जो है वो वेट को शो करता है, और यहाँ पर W डैश जो है वो अपेरेंट वेट को शो करता है, यानी वो वेट जो कि एलिवेटर के अंदर मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड करते वक्त जो वेट महसूस होगा बॉडी को, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर M का मतलब मास हो जाएगा, और A का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। और आपको तो ये बात पता है कि वेट भले कोई भी हो न्यूटन में आता है, और मास को हम केजी में काउंट करते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास कुछ इस तरह से कि अ मैन ऑफ मास 100 kg ऑन द ग्राउंड इज़ स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, कि आपके पास एक बॉडी उसका मास बता दिया है और वो एलिवेटर में मौजूद है। फाइंड द फोर्स एक्सर्ट बाय द मैन ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर व्हेन इट इज़, पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अगर वो रेस्ट में मौजूद हो, अगर एलिवेटर रेस्ट में हो, अगर एलिवेटर जो है डिसेंड करे कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, अगर मूव अपवर्ड जाए एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चौथे नंबर पे मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लास इसका हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, और डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ दी गई है। डेटा देखा जाए तो डेटा के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि बॉडी का जो मास है वो हमारे पास यहाँ पर 100 kg है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके फाइंड आउट के ऊपर कि हमें क्या क्या चीज़ें पता करनी है, तो हमारे को 4 केसेस दिए गए हैं। हमें यहाँ पर 4 केसेस दिए गए हैं। हमारे पास सबसे पहला केस है कि ये रेस्ट में होगा, हमें फोर्स मालूम करनी है, यानी अपेरेंट वेट पता करना है, और W डैश हमें कैलकुलेट करना है, जबकि बॉडी जो है वो रेस्ट में हो। और अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो क्लास याद रखिएगा वहाँ पर हम एक्सेलरेशन को 0 लेते हैं। इसके बाद जो B पार्ट है उसमें भी हमें W डैश ही पता करना है, बट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विच इज़ डिसेंड एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर वैसे तो वेलोसिटी हमें बताई गई है कि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, बट यहाँ पर जब कांस्टेंट स्पीड की बात की जाती है तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन को 0 लेते हैं। अब इसका तीसरे पार्ट पे यानी C पार्ट पे हमें ये कहा जा रहा है कि आप हमें अपेरेंट वेट ही निकाल के दिखाइए, यानी फोर्स ही निकाल के बताइए, जबकि ये जो एलिवेटर है वो मूव कर रही है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन कर दी गई, तो हम बता देंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल होगी। और सबसे आखिर में लिखा हुआ है कि मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर वेटलेसनेस ही यानी W डैश पता करना है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। देखें आपको यहाँ बजाय तो सारी चीज़ें एक जैसी लग रही होंगी कि सब में W डैश ही पता करना है,
लेकिन क्लास यहाँ पर बस इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है कि कभी यहाँ पर डिसेंट्स लिखा हुआ है, कभी अपवर्ड लिखा हुआ है, डाउनवर्ड लिखा हुआ है, तो यह फार्मूला हमें बार बार लगाना होगा। कौन कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप ज़रा मेरे साथ रहें और हम इसको हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते वक्त जो सबसे पहला केस है, हमें ए पार्ट जो सॉल्व करना है, तो ए पार्ट सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला लगाना है कि W इज़ इक्वल्स टू W डैश इज़ इक्वल्स टू W प्लस MA। ये हमारे पास एक फ़िक्स फार्मूला है किसका, वेटलेसनेस का। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि W की जगह पर हम mg लगा लेते हैं, तो W डैश इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा mg प्लस का MA। इसमें से अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, वो m को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है g प्लस a। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमें जो पहला केस दिया गया है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रखनी है, वो रेस्ट में है, तो W डैश इज़ इक्वल्स टू m आ जाएगा और g प्लस 0 हो जाएगा, और इसका टोटल आंसर निकाल लेंगे, तो W डैश इज़ इक्वल्स टू m की जगह 100 लिख देंगे और g की जगह पर 9.8 लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, और 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका बनेगा 980 न्यूटन। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो पार्ट बी है, उसमें भी हमें वेटलेसनेस पता करनी है, W डैश यानी अपेरेंट वेट ही निकालना है। तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि W डैश इज़ इक्वल्स टू W प्लस MA, और W डैश इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर mg लिखेंगे, प्लस का MA लगाएंगे। सवाल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने पीछे वाला सवाल अभी आपको करवाया था। m कॉमन निकाल लेंगे तो ये चीज़ बचेगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेकंड पार्ट में भी a की वैल्यू 0 होगी। तो W डैश इज़ इक्वल्स टू m, यहाँ m की जगह पर हम 100 लिख लेते हैं क्योंकि 100 kg मास है, और इसकी जगह पर 9.8 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो W डैश इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 980 न्यूटन आएगा। तो दोनों केसेस बिल्कुल तकरीबन सेम रहे। अब हम अपने सी पार्ट के ऊपर चलते हैं। ये जो हमारा सी पार्ट है, इसमें हमें यहाँ पर ये करना है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमने वही यूज़ करना है, W डैश इज़ इक्वल्स टू W प्लस MA, जहाँ पर W डैश इज़ इक्वल्स टू इसकी जगह पर mg आ जाएगा, फिर MA लिखेंगे। W डैश इज़ इक्वल्स टू m को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पड़ेगा g प्लस a, और मज़ीद क्लास यहाँ पर ये करेंगे कि इसकी जगह तो 100 लिख देंगे, g की जगह पर 9.8 आ जाएगा, बट इसमें प्लस होगा a की वैल्यू का, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। तो हमने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। W डैश इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1380 न्यूटन। अब क्लास सबसे आखिरी केस करते हैं। इस आखिरी केस में हमारे पर लिखा हुआ है कि मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जाकर हमने क्या चेंजिंग करनी है ज़रा देख लीजिएगा। डी पार्ट का हम करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पर इस तरह चेंज करना होगा कि W डैश इज़ इक्वल्स टू W माइनस MA। W डैश इज़ इक्वल्स टू इसकी जगह पर हम लगा देंगे mg माइनस का MA। W डैश इज़ इक्वल्स टू m कॉमन निकाल लेंगे तो आपका बचता है g माइनस का a। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा W डैश इज़ इक्वल्स टू m की जगह पर 100 लिख देंगे, g की जगह पर 9.8 और माइनस करके यहाँ पर 4 लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमें जो एक्सेलरेशन दी जा रही है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी जा रही है। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। तो इस 9.8 में से 4 को माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर बनेगा 468 न्यूटन। सॉरी क्लास 580 हमारा आंसर बनेगा 580 न्यूटन। अब मैं आपको इस सवाल को दोबारा सही से समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पर परेशानी ना हो सवाल को करने में। देखें, जब भी आपके पास यहाँ पर बात आएगी मूव डाउनवर्ड की, तो सिर्फ उसी हालत में आपने ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। बाकी आपके पास कुछ भी यहाँ पर आपको केस दिया जाए, मूव अपवर्ड बोला जाएगा या डिसेंट्स बोला जाएगा या रेस्ट बोला जाएगा, तब उसी तमाम सूरत हाल में हमने फार्मूला ये वाला ही लगाना है। आप यही देख रहे होंगे कि मैंने अपने
तीनों केसेस के अंदर। देखें फर्स्ट केस में भी W + MA लगाया, सेकंड केस में भी सेम फार्मूला लगाया और थर्ड केस में भी सेम फार्मूला लगाया, लेकिन आखिरी में जाकर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया क्योंकि आखिरी वाला डाउनवर्ड है और बाकी डाउनवर्ड के अलावा थे। तो क्लास यहाँ पर इस तरह से सवाल सॉल्व हो गया। अब देखें एग्ज़ाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए, आप उसको सेल्फ टेस्ट के तौर पर ज़रूर कीजिएगा। हम डिस्कस कर लेते हैं सवाल को। लिखा हुआ है अ मैन वेट 60 kg इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ एलिवेटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, डिसेंड एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मूव अप विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन चलता रहेगा, बस यहाँ मास को जो है वो 100 हटा के 60 कर दिया और थोड़ी सी और चेंजिंग कर दी है, बाकी सवाल का क्राइटेरिया सेम रहेगा। इसके बाद एक और सवाल दिया जाता है, इसमें लिखा हुआ है अ मैन वेटिंग 60 kg इज़ स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैन व्हेन द एलिवेटर इज़ असेंडिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, यानी मूव अपवर्ड। तो यहाँ पर मूव अपवर्ड वाला केस लगा के यानी फॉर्मूला लगाएंगे W डैश इज़ इक्वल्स टू W + MA और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे और पूरे सवाल को सॉल्व कर देंगे। यानी हमारे पास हमने जो शायद C पार्ट सॉल्व किया है, ये वाला C पार्ट की तरह ही आपके पास यहाँ पर ये सवाल सॉल्व होगा जैसे मैंने C सॉल्व किया हुआ है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केस दिया जा रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं क्लास। सो क्लास हमारा जो आखिरी टॉपिक बचता है वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर। आर्टिफिशियल या तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल स्पेस क्राफ्ट भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ टॉपिक नामों से टॉपिक आता है। हमारे पास मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होती है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई √ G/R और यहाँ पर R की वैल्यू निकालने के लिए एक और फार्मूला हम लगा सकते हैं D/2। यहाँ पर जो पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, ये जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके मतलब बताया तो हूँ। F का मतलब फ्रीक्वेंसी होगा जो कि हर्ट्ज़ में कैलकुलेट की जाएगी या साइकिल पर मिनट में कैलकुलेट की जाएगी। ग्रेविटी कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू मीटर में और D की वैल्यू डायमीटर की वैल्यू भी मीटर में कैलकुलेट होती है। अब इसका सवाल किस तरह से एग्ज़ाम में आता है हम यहाँ पर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास इस टॉपिक पर सवाल हमें ये दिया जा रहा है कि इफ़ द 2 चैम्बर्स ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट आर कनेक्टेड टू अ टनल ऑफ 30 मीटर। ये जो आपके पास 2 चैम्बर के दरमियान में एक डिस्टेंस, टनल का डिस्टेंस दिया जा रहा है, ये बेसिकली डायमीटर की तरह से हमें दिया जा रहा है। ये जो 2 चैम्बर के दरमियान में डिस्टेंस को हम D से ज़ाहिर करते हैं और डायमीटर भी कहते हैं। कैलकुलेट द स्पिन फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस क्राफ्ट। हमें यहाँ पर स्पिन फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो क्लास इस सवाल के अंदर हमें जो डेटा दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि 2 चैम्बर के दरमियान में डिस्टेंस दिया जा रहा है वो 30 मीटर है, जिसको हम D = 30 मीटर ऐसे करके अपने पास शो कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है R की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी। R निकालने के लिए हमने यहाँ पर D/2 फार्मूला लगाना है। ये 30 दिया हुआ, नीचे डिवाइड 2 करवाएंगे तो आपको 15 मीटर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर R की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि मेरे फार्मूले के अंदर यहाँ पर R की वैल्यू इस्तेमाल होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि ये जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 पाई √ G/R। तो R हमारे पास सवाल के अंदर होता है, वो फार्मूले में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर R की वैल्यू को डेटा के अंदर ही सॉल्व कर लिया। अब मज़ीद यहाँ पर G की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, स्पिन फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। अब फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास होगा F = 1/2 पाई √G/R। F = 1/2 पाई की वैल्यू 3.142 हम लिखेंगे। दिस इज़ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पाई। स्क्वायर रूट लिख कर यहाँ पर G की वैल्यू 9.8 और टनल का जो रेडियस है वो आपको यहाँ पर मैंने 15 मीटर निकाला था, तो आपने यहाँ 15 लिख देना है। और अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे। 1/2 पाई को 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे और मज़ीद को सॉल्व करके हमारा जो जवाब आएगा वो लिखते हैं। तो क्लास कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर दी है। कैलकुलेशन के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर सूरत हाल बन रही है।
कि 2 को हम 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.284 बनेगा और 9.815 से डिवाइड करके ये आंसर बनता है। फिर हमने आपस में 1/6.284 को डिवाइड करवाया तो ये चीज़ बनेगी और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 0.6533 का तो ये आंसर बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर 0.128 हर्ट्ज़ बनेगा। वैसे हमारे पास ऊपर जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर दिया हुआ है 0.129। तो क्लास पॉइंट के बाद हमारे पास 1 से 2 वैल्यू ठीक आना चाहिए, अगली वैल्यू सही भी ना आए या कुछ चेंज आए तो कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा क्लास यहाँ पर मैंने ये वैसे तो मेरा ये आंसर हो गया था, लेकिन मैंने और करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया है हर्ट्ज़ से साइकिल्स पर मिनट पे। तो बड़ा ही आसान है करने के लिए कि वो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को हमेशा आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही आपका हर्ट्ज़ वाला आंसर साइकिल्स पर मिनट में आ जाएगा। ये 7.71 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर देखें 7.74 दिया हुआ, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सवाल 2004 और 2012 में आ चुका है। इसके ऊपर सेल्फ टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इफ़ द 2 चैम्बर्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट आर कनेक्टेड विद द टनल ऑफ 20 मीटर, कैलकुलेट द स्पिन फ्रिक्वेंसी ऑफ टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन सैटेलाइट। और यहाँ पर आपने इसका आंसर करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ जो ये बनेगा 9.45 साइकिल्स पर मिनट, यानी आपने इसके जवाब को साइकिल पर मिनट्स तक लेके जाना है, जैसे मैंने ये वाला सवाल किया था। तो इसकी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। तो क्लास इसी के साथ साथ हमारा जो है ना ये चैप्टर ख़त्म होता है, एपिसोड नंबर 2। इन तमाम सवालों की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन जो हैं पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।